जब भी कभी बूंदों के टपकने की आवाज सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे माथे पर हथौड़े मार रहा है। नमस्कार दोस्तों, आबिद सुरती साहब के साथ हमारा तीसरा पार्ट हाजिर है। और इस पार्ट में हम, क्योंकि उन्होंने एकदम से रास्ता तो नहीं बदला, कहीं से बचपन से उनके मन में एक समाज सेवा की, एक पर्यावरण के प्रति प्रेम की एक लौ जल रही थी। वो लौ किस तरह से उन्होंने मशाल बनाई, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और पेश है पर्यावरण संरक्षण पे और भी चीज़ों पे, सोशल वर्क पे आबिद साहब की व्याख्या। अच्छा, आबिद साहब, मैं आपसे मिली थी तब आप जो है पर्यावरण पे काम कर रहे थे, रेड ड्रॉप पे काम कर रहे थे। राइट। जब तुषन संग्रहालय से हम लोग गए थे, अपन ने एक एक कॉलोनी में एक को मतलब नल सुधारे थे सबके। तो वो उसकी कहानी क्या है? क्या वो आपका प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है क्या? क्योंकि उससे आपको काफ़ी पब्लिसिटी मिली है। जी, बिल्कुल सही बात है। वो जो उसमें दो सवाल है कि पानी पर कई लोग काम कर रहे हैं, इंडिया में भी, वर्ल्ड ओवर है। लेकिन आज मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई एक वाटर वॉरियर का नाम दो जी। जो पानी से, तो बड़ा सोचने के बाद एक इंडिया के अंदर इंडियंस तो जवाब देंगे वो राजेंद्र सिंह, जिसने रेगिस्तान को हरियाला कर दिया। ठीक है। तो कुछ ऐसी बात हो कि जो छू जाए और हर शख्स इन्वॉल्व हो जाए, यहाँ के बच्चे भी हो जाए। जी। इन्वॉल्व होने का मेरा मतलब ये है कि जैसे हमारे मोदी जी, जब गंगा मैया को बचाना है, गंगा मैया को बचाना है, मेरा इसका सोर्स बता रहा हूँ इस आइडिया का। तो मुझे ये ख्याल आया कि भाई मैं बम्बई में रहता हूँ, गंगा मैया को कैसे बचाऊं? सही बात है। सिंपल। तो कोई ऐसा निकाले आइडिया कि जो हर बच्चा, हर कोई, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट फाइनेंस, विदाउट कोई बड़ा दफ्तर, एनजीओ बनाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे आइडिया आया, क्योंकि मेरा बचपन फुटपाथ पे गुजरा। जी। फुटपाथ के नल से हम लोग पानी की लड़ाइयाँ जो होती थी फुटपाथ के नल पर, वो मैंने देखी थी। तो वो तो सारी पीछे छूट गई, फुटपाथ की लड़ाइयाँ। लेकिन वो पानी की जो बातें थी वो मेरे जहन में चिपक गई। कैसे रो रहे थे लोग, कभी कोई बीच में घुस गया, फाइट हो गई पानी के लिए। हाँ जी। क्या कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि पानी के लिए वो फुटपाथ पे जो लाइन लगती है, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसी को, सॉरी। तो पानी का फिर मैंने एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब इसके लिए कुछ करना चाहिए। जी। वैसे अवेयरनेस तो थी, और अवेयरनेस मेरी कंटिन्यूस रही, लेकिन एक एनजीओ बना के प्रॉपरली अटैक करने का कोई वो नहीं था। जी। तो मैं घर में जाता था, किसी के घर में गया तो दोस्त, जैसे हम लोग बैठे इधर गपशप लड़ा रहे, कहीं किचन में कोई नल टपाक टपाक टपाक, मेरे कान पकड़ लेते थे। ये और जो सामने बैठा था शख्स, वो उसके लिए कोई, अरे भाई यार, दो बूंदे ही जा रही ने, क्यों फिक्र कर रहा है? ये इस तरह के सवाल जवाब चलते रहे। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि ये एक एक बूंद नहीं है, कितना पानी जाता होगा क्या। तो मुझे एक आर्टिकल मिला अखबार के अंदर, जिसमें ये दिया गया था कि 1 सेकंड में 1 बूंद टपकती है, 1 बूंद ज़ाया होती है, तो 1 महीने में 1000 लीटर पानी, 1000 लीटर पानी यानी 1000 पीने के पानी की बोतलें कोई गटर में डाल देता है। ये फीलिंग आई मुझे। ओहो। और मुझे लगा अब मुझे कहने के लिए आया ना, वरना मैं कहता था कि अरे क्यों माथापच्ची कर रहे हो, चंद बूंदे ही तो जा रही है ना, चंद बूंदे नहीं, 1000 लीटर जा रहा है। तो फिर मैंने ये शुरुआत की। अब शुरुआत करने में कि कितना खर्च होगा, अगर मैं रेगुलर करता हूं तो कॉस्टिंग निकाला मैंने
कि भाई एक प्लम्बर को लाना पड़ेगा, इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे, सही बात है। और किसी बिल्डिंग में जाना है तो हाउसिंग परमिशन चाहिए। सोसाइटी में परमिशन लेनी पड़ेगी, वहाँ भी आने जाने का ऑटो फेयर, ये वो करा, तो महीने के 5,000 रुपये। जहाँ मैंने ये सोचा कि ये 5,000 कहाँ से आएंगे, तो 1,00,000 रुपए का चेक आ गया घर पे। देखो कुदरत कैसे काम नहीं तो करती आप है। अच्छे काम कर रहे थे ना, इसलिए। करेक्ट, सही बात है कि अगर कोई शख्स, ये मेरा मैसेज मेरे हर वीडियो में मैं देता हूँ कि अगर कोई शख्स पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर कोई नेक काम करना चाहता है तो गॉड बिकम्स हिज फंड रेजर। सही बात है, बहुत सही कहा आपने, सही तो बात। फिर चल काम पड़ा, मेरा चल भी पड़ा। चल पड़ा उसके नहीं अंदर। तो ये काम आप अभी भी कर रहे हैं? करीबन आज 17 साल या 18 साल पूरे हो रहे हैं। अब सारी दुनिया कर रही है। इट हैज बिकम ए ग्लोबल मूवमेंट। जी। यहाँ तक कि यूएनओ मेरी पब्लिसिटी कर रहा है, ड्रॉप डेड फाउंडेशन की। वाह। आज तक किसी एनजीओ की पब्लिसिटी यूएनओ ने की नहीं है तो की है, बताइए। सही है। 3 साल तक लगातार वो लोग कहते रहे फॉलो दिस मैन, ड्रॉप डेड फाउंडेशन, और मेरे वीडियो दिखाते रहे, ये करते रहे, काफ़ी कुछ किया उन लोगों ने। इट वॉज ए बिग सरप्राइज फॉर मी कि भाई किसी को मैं अप्रोच करूं कि भाई यहाँ कोई मिनिस्टर से जाके हाथ पैर जोड़ो, भाई कुछ करो हमारे लिए, ये तो कोई लिंक ही नहीं थी मेरी। सडनली somebody came, he चलिए, तो loved बहुत it। अच्छा हो गया। तो आप अभी इसको कंटिन्यू करेंगे या? अभी काम पानी का तो बंद करना नहीं है। हाँ जी। लेकिन अभी मेरा घर शिफ्ट कर रहा हूँ तो लोकेशन बदलेगा, तो फिर एनजीओ को ऑफिशियल रखना मुश्किल है। फिर सारे सब एड्रेस चेंज करो, ये चेंज करो, फिर जाओ धक्के खाओ म्यूनिसिपैलिटी के अंदर और उसमें और इसमें। अब मुझे उसमें कोई वो दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑफिशियल आप सही हाथों में चला गया। इट इज एस्टेब्लिश, वर्ल्ड ओवर एस्टेब्लिश। क्योंकि मुझे मैसेज, आखिरी मैसेज मुझे कहाँ से आया, लास्ट वन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि मेरे अकाउंट में ड्रॉप डेड फाउंडेशन मेरा एनजीओ का नाम है, उसके अकाउंट में किसी ने इतने पाउंड भेज दिए कि सम इंडियन करेंसी में उसके 7-8 हज़ार रुपये कन्वर्ट करो तो 7-8 हज़ार रुपये मेरे अकाउंट में आए। मुझे बैंक से फ़ोन आया, मैं कि सर आपके अकाउंट में इतने पैसे आए ड्रॉप डेड के अंदर। मैंने कहा किसने भेजे? तो बोले कहीं लंदन से किसी ने भेजे हैं। मैंने कहा उसका नंबर नाम दो। मैं थैंक्स तो कहूँ उसको। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया तो बंदे ने कहा कि भैया वो पैसा मैंने नहीं भेजा। वो बड़ा गिल्टी फील कर रहा था, भाई मुझे तो किसी ने कहा कि ये पैसा है तुम आबिद के नाम पे भेज डाल दो ड्रॉप डेड के अंदर, और मैंने भेज दिए हैं। तो मैंने कहा पैसे आए कहाँ से उसके पास? तो कि ये उसने फेसबुक पर ग्रुप फंडिंग किया तुम्हारे नाम पर। ओ, देखो कोई परिचय नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, है। कोई नहीं, और इतने पैसे भेज दिए उसने। तो मुझे फंडिंग ऐसे मिलता रहा। अच्छा। जैसे अमिताभ बच्चन ने बुलाया मुझे अपने शो में। हाँ, मैंने देखा। हाँ, वो शो जैसे ही खत्म हुआ उसने कहा 11 लाख रुपए डोनेशन फ्रॉम माय पॉकेट। ये नहीं है कि भाई मैं स्टार टीवी से कहूँ जरा दे देना, मैंने कहा। हाँ, तो आपको ऐसे फंड मिलता रहा, आप अपना काम करते रहे। कंडीशन, बी ट्रांसपेरेंट, बी ऑनेस्ट, जी, देन गॉड बिकम्स योर फंड रेजर। वो भी जो पहले लाख रुपए मिले थे वो भी इसी तरह मिले थे, लाख रुपए, और वो आए थे कहाँ से? उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान की ओर से कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के कुछ था। आपको अवार्ड मिला था उसमें? हाँ, लेकिन अवार्ड इसी पॉइंट पर क्यों मिला? क्योंकि मैं एक अच्छी बात सोच रहा था, एक नेक काम सोच रहा था, फंडिंग के बारे में सोच रहा था। अब ऊपर वाले के पास सिर्फ 2 चॉइस थी। एक तो छप्पर फाड़ के दे, तो छप्पर तो फाड़ नहीं सकता कि मेरे ऊपर एक बड़ी मोटी औरत रहती है।
तो यह सबका सत्यानाश हो जाएगा। जाएगा। तो इसने ये तरीका आजमाया, जी। तो वो लाख रुपए मैंने बैंक में रख दिए, मेरे नहीं है ये ओके। जनता के पैसे हैं। क्या बात है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ, अब जब 90 साल की उम्र में ओनली 90 बोला करो, ओनली 90 साल की उम्र में राइट, जब सारी Thank you. दुनिया संन्यास और ये सब इसकी बातें करती और कुछ नहीं करती, मैं देख रही हूँ आप आज अकेले ट्रेन से आए हैं और एकदम स्मार्ट सा एक बंदा उतरता है टाइट जीन्स पहने हुए जैकेट के साथ, उस बंदे ने अब क्या, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप हर कदम पर एक नया प्रयोग कर रहे हैं, तो अब आपने क्या सोचा है? मुझे आप कुछ बता रहे थे तो मैं उस बारे में जानना चाह रही हूँ कि अब आपका क्या प्लान है? अब मेरा मेजर 2 प्रोजेक्ट मेरे हैं। पानी का तो बंद नहीं करना है जी ठीक तो है। उसका मैंने नया ट्रैक पकड़ा जी। पानी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के बाद में घर घर जाना, हम लोग घर घर जाके नल फ्री में नल फ्री ठीक कर करते, देते हाँ। हैं, वो तो बंद हो गया, घर में कोई घुसने दे नहीं रहा है, अब क्या करें? हम्म। तो फिर हम लोगों ने हमारे एरिया में जितनी भी म्यूनिसिपल टॉयलेट थी सब कर दी, वो भी 1 हफ्ते में पूरी हो गई। अब क्या करें यार, इस तरह अब करके 0 पर आ गए। तो एक नया विचार आया कि आज तक और अभी भी धर्म का मिसयूज हो रहा है। कोई जीसस को मिसयूज कर रहा है, कोई राम को कर रहा है, कोई मोहम्मद को कर रहा है, सब अपने अपने ढंग से मिसयूज कर रहे हैं। व्हाई नॉट मेक पॉजिटिव यूज ऑफ रिलीजियन? क्योंकि राम ने पानी के बारे में क्या कहा है, अच्छा, शिव जी ने पानी के बारे में क्या कहा है, मोहम्मद ने पानी के बारे में क्या कहा है। अब जबकि मैं मुस्लिम इलाके में रहता हूँ, मुस्लिम गेटों में, तो मैंने कहा पहला पोस्टर बनाओ मोहम्मद भाई का, और उसका मैंने कोटेशन निकाला ओरिजिनल 1000 साल पहले की किताब में से, और उसके पोस्टर बनाए। और वो पोस्टर मैंने मस्जिदों में जहाँ वुजू करते हैं नमाजी लोग, वहाँ चिपका दिए। पहले ये होता था कि वुजू करते करते वो सारा पानी बह जाता, घर की बातें और इधर की हाँ, बातें, और बीवी ने ये कर दिया और सास ने वो कर, सब चलता था। अब ये लगने के बाद में जो फर्क आया, वो मुझे एक मौलाना ने बचाया, करीबन 40-50 मस्जिदों में लगाया हमारे इलाके की। वो मौलाना ने कहा आपने तो चमत्कार कर दिया। क्या? मैंने कहा भाई यार ये तो प्रॉफिट लोग करते थे, भाई हम क्या करेंगे? हाँ। अरे बोले मजाक नहीं, आपने जो पोस्टर लगाया, वो पोस्टर लगाने से पहले मस्जिद की टंकी ऊपर थी, टेरेस पर 3-4 फ्लोर के ऊपर, वो 80 to 85% खाली हो जाती थी। सही है। लगाने के बाद प्रोसेस रिवर्स हो गया, अब 80 to 85% पानी बच रहा है। कितना बड़ा फर्क, तो बूंद पर से समंदर पर तो पहुंच ये गए। चीजें तो आपको मोटिवेट करती हैं आगे करने के लिए। हाँ, मैं आपको एक चीज और पूछना चाह रही थी, आपने बातों बातों मुझे बताया था कि आप हिमाचल में कहीं जाकर रहना चाह रहे हैं। या कभी मैंने सोचा था कि एक उम्र के बाद बंबई छोड़ना है, तो वो उम्र आ चुकी है जी। और मैं घर की तलाश में हिमालय पहुंचा जी। वहाँ धर्मशाला और बड़ी बढ़िया बढ़िया जगह है वहाँ आसपास भी। वहाँ जगह की तलाश मैंने 2 महीने अभी कंप्लीट की। 2 महीने तक मुझे जगह, अभी 3रा महीना जो है जी नवंबर, उसमें मुझे जगह मिल गई। तो नाउ आई विल बी शिफ्टिंग टू धर्मशाला। धर्मशाला से एक आधे घंटे के फासले पर ये जगह है जहाँ मैं खिड़की न भी खोलूँ तो मुझे चारों ओर बर्फ के पहाड़, हरियाली। पर आप तो ऐसे बेचैन इंसान हैं, आप वहाँ क्या करेंगे? आप क्योंकि कुछ करे बिना तो रह नहीं सकते। अरे कुछ नहीं भी करेंगे तो आइडियाज तो आते रहेंगे जो हम शेयर करेंगे। जी। एक बात और आपने बताई थी, मैं बस जल्दी से वो बात पूछ लेती हूँ आपसे, कि आपने मुझे ओशो के बारे में एक बात बताई थी कि वो आपके बड़े मुरीद थे, तो आप उस बारे में हमें बताएं। ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हाँ। वो मेरे जो डब्बू जी के जो फैन थे, जिसमें अटल जी भी थे, और
आशा भोसले, कई लोग मतलब सेलिब्रिटीज, उसमें ओशो भी थे अंदर। और ओशो जो क्या थे, बात है। ओशो जो रेगुलर रीडर धर्मयुग पढ़ते थे और सत्संग में देखते थे कि कहीं जरा कुछ ढीला ढाला जा रहा है, तो अपनी गद्दी के नीचे से धर्मयुग का इश्यू निकालते थे जिसमें डब्बू जी छपता था हर हफ्ते, और वो कहते थे कि इस हफ्ते देखते हैं इस हफ्ते डब्बू जी क्या कहते हैं, ये और फिर देखो, वो डब्बू जी का चुटकुला सुनाते थे और लोग वाह 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 मूड चेंज जैसे कर वो देते। नसरुद्दीन का भी सुनाते हैं, पर ये डब्बू जी वाली बात मुझे पता चली आज। नहीं, बाद में डब्बू जी का ये हुआ कि बाद में ये भी मैंने जो मेरी इकोनॉमी हमेशा गड़बड़ रही है, क्योंकि मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जीना चाहता जी जी। था और हूँ। तो इकोनॉमी जब एकदम टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐसी जबरदस्त हड़ताल हुई कि 3 महीने तक टाइम्स ऑफ इंडिया बंद रहा, बंद रहा। और मेरी इनकम का सोर्स जो था धर्मयुग है, पराग है, सारी का है, हाँ। वो सब बंद हो गए। तो अब सवाल ये आया कि क्या करूं मैं, जी। अब नया सोर्स ढूंढो, नया शुरू करो, तो उसमें फिर 2 महीने, तो 2 महीने तक राशन पानी तो चाहिए। जी। तो इसमें इन हालातों में यार मैंने बात खिसक जाती है। नहीं, मैं बता रही हूँ, हाँ। आप अपन बात कर रहे हैं ओशो और डब्बू जी हाँ, की। ओशो की बात, राइट राइट। हाँ, तो ऐसे हालात में मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये बंदा जो है ओशो, वो मेरे चुटकुले लगातार यूज कर रहा है, समझे ना। जी हाँ, तो मैंने उसको खत लिखा कि अगर बड़े लाइटर वेन में, जी जी। कि अगर आप अमेरिका में होते, फॉरेन में होते, और मैं भी फॉरेन में होता, तो मैं तो कॉपीराइट का केस करता केस करोड़ों करता। का। हाँ। तो मैं आपसे करोड़ों नहीं चाहता हूँ आप। अच्छा, इसके ये चक्कर चला, उससे पहले वो भाग निकला था यहाँ से ओरेगन और का। अमेरिका में था। हाँ। हाँ, तो मैंने कहा कि अगर अगर मैं अमेरिका में होता और आप पर केस करता, ये मैंने बताया, लेकिन मुझे वैसा कोई केस नहीं करना है, मुझे कुछ आपसे वो नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आपने जो 99 रोल्स इकट्ठा की है उसमें से सिर्फ एक भेज दो। फिर क्या हुआ, मिली क्या आपको जवाब रोल्स ही रॉयस? नहीं, लाजवाब, फिर नहीं कुछ लाजवाब होता है। चलो चलो, मिली नहीं। नहीं, मैंने तो मजाक में कहा था एक रोल्स भेज दो। मेरा पॉइंट ये था कि भाई कॉपीराइट का आपको भी ख्याल होना चाहिए, जी आप तो बिल्कुल। संत आदमी हैं। तो अब मैं दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ, तो ये थे हमारे आबिद सुरती साहब, कार्टून कोना डब्बू जी वाले, और अब वो जाना चाह रहे हैं पहाड़ों की तरफ, रहना चाह रहे हैं 90 साल के बाद, जो हमारे बीच अभी तक हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सही बात भी है, उन्होंने सारा जीवन अपनी शर्तों पे जिया, तो छोड़ो, न रोको रास्ता, जाने दो उन्हें। अभी आबिद साहब सफ़र में हैं। ये लाइनें मुझे अभी अभी सूझी उनके लिए कि आबिद साहब सफ़र में हैं। तो आबिद साहब, आपका सफ़र बहुत सुहाना रहे, आप हिमाचल में भी अपने झंडे गाड़ें। और मुझे आपने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि जिस तरीके से आपने अपनी कॉमिक्स, जिस तरह से आपने अपनी कॉमिक्स 30 दिन की सीरीज़ का किया है, आपके पास इतनी कहानियाँ हैं, इतनी चीज़ें आपने बताएं कि हम हर उस टुकड़े को एक कॉमिक्स की सीरीज़ की तरह इस्तेमाल करेंगे और उसको हम पूरा लंबा देंगे, क्या बात, जिससे हो सकता है ये साल भर चले। और आपने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुनते रहिए, और आप किसको सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आपसे पूछते रहेंगे और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो दोस्तों, ये थे आबिद सुरती साहब। हालांकि बातें बहुत रह गई हैं उनके हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी, वार्तालाप भी काफ़ी लंबा रहा, लेकिन इतना रोचक रहा कि हम एक बार में बैठ के सुनते रहे। तो ये उनका पूरा जीवन था, और अभी 90 साल की उम्र के बाद भी आबिद साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो अब शुरू होने जा रही है उनकी हिमालय यात्रा, और उसमें उनका क्या अनुभव रहेगा जब वो लौट के आएंगे, तो हमें ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।